सेशन 2 में थोड़ा सा चेंज है। मैं चैप्टर 2 को होल्ड कर रहा हूँ। चैप्टर 5 पे आते हैं पहले। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट शेयर कैपिटल। इट इज ऑल अबाउट शेयर कैपिटल। सर शेयर्स किसे कहते हैं? एनीवन? हिस्सा किसका हिस्सा? जिस्म का हिस्सा। कंपनी का वो हिस्सा जो कि कंपनी ने बेच दिया और बेच के पैसे ले लिए। तो अ शेयर इज़ अ फॉर्म ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि शेयर जो भी है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी और इसके पास राइट होता है। शेयर होल्डर के पास ये राइट्स हैं कि वो इन शेयर के बदले डिविडेंड लेगा। किससे? कंपनी से। और इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं कि अगर तो ये एक मेजर शेयर होल्डर है तो इसने कंपनी को ऑपरेशंस के अंदर भी हेल्प करनी है। तो क्या शेयर्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर वन पर्सन टू अनदर? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या शेयर्स उधार पे ख़रीदे बेचे जा सकते हैं? नो, शेयर्स मस्ट बी पेड इन फुल। कोई उधार का चक्कर नहीं है। क्या हर शेयर को मैं अलग अलग पहचान दे सकता हूँ? जी बिल्कुल। हर शेयर का एक अपना डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। जो शेयर सर्टिफिकेट है वो फिज़िकली भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉनिकली भी इशू किया जा सकता है। और मैनर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स फ्रॉम ऑफ सर्टिफिकेट्स में बी स्पेसिफाइड। जिस तरीके से इशू किए जाएंगे, जिस तरह इशू किए जाएंगे वो हम स्पेसिफाई कर देंगे। टेक्निकली ये लाइन आपने इग्नोर कर देनी है। शुरू की 4 बातें आपके जहन में होनी चाहिए, इनको रटना नहीं है, इसको याद नहीं करना, बस जहन में बिठाना है। शेयर्स जो हैं, अब उसके ऊपर सुन लें। शेयर्स शुड बी फुली पेड। उधार का कोई चक्कर नहीं है। अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल इशू ओनली कौन से इशू करेगी? फुली पेड। सिर्फ और सिर्फ कौन से इशू करेगी? फुली पेड। यानी कि जिसकी सारी पेमेंट हो चुकी है, उधार पे शेयर्स इशू नहीं होंगे। हाँ, पुराने वक्तों में प्रीवियसली ये इशू किए जाते थे, बट आजकल के दौर में सिर्फ फुली पेड की बात होती है। फिर उस शेयर के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू। और जिस वैल्यू पे वो ट्रेड हो रहा है उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? मार्केट वैल्यू। अब अगेन ये भी कोई रट्टा मार के याद रखने वाली चीज़ तो नहीं है। अच्छा जी, शेयर कैपिटल 2 तरह का होता है, एक ऑथराइज्ड और एक इशूड। ऑथराइज से क्या मुराद है? मैक्सिमम वैल्यू जो कि आप उस कंपनी के शेयर कैपिटल को बेच के हासिल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कंपनी डिसाइड कर लेती है। कहाँ पे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये मेमोरेंडम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 में। फिर ये तो है ऑथराइज्ड। उसके बाद कौन सा होता है? इशूड। जो मार्केट में सेल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, कंपनी ने मार्केट में इशू किया हुआ है। क्या इशूड ऑथराइज से बढ़ सकता है? नहीं। तो इशूड हमेशा ऑथराइज से कम ही रहेगा, क्योंकि इशूड ने इशू होना कहाँ से है? ऑथराइज्ड में से। तो ये नॉमिनल वैल्यू जो है ऑफ ईच क्लास को हम किसके हवाले कर देते हैं? शेयर होल्डर के हवाले कर देते हैं। और इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बट कैन नॉट एक्सीड इट। आगे रूल ये है कि जब भी कंपनी अपना ऑथराइज्ड कैपिटल कहीं पे दिखाए, एडवर्टाइज करे, किसी स्टेटमेंट में लिख दे, डॉक्यूमेंट में लिखा हो, फौरी तौर पे इन पे वाजिब है कि साथ ही क्या बता देना है? पेड, ताकि यूज़र परेशान ना हो जाए कि जनाब कंपनी के पास तो इतना सारा पैसा मौजूद है, हालांकि वो भी मौजूद कहाँ है? वो तो इन्होंने फ्यूचर में रेज़ करना है। जितना कर लिया है वो लाजमी बताना है ताकि यूज़र आपका डाइवर्ट ना हो। और अगर ये डिफ़ॉल्ट वगैरह हो रहा है तो लेवल 1 की पेनल्टी पड़ेगी। ये पेनल्टियाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछता। चैप्टर नंबर 5 के पहले पेज से याद क्या करना है? चैप्टर नंबर 5 के पहले पेज से याद क्या करना है? कुछ नहीं याद करना, कुछ भी याद नहीं करना। नथिंग टू क्रैम। मेरी बात समझ आई? नथिंग टू
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक कहलाता है ऑर्डिनरी शेयर, एक कहलाता है प्रेफरेंस शेयर। सर ऑर्डिनरी शेयर वो शेयर होल्डर होता है या ये वो शेयर्स हैं जिनको हम कंपनी के मालिकों की तरह ट्रीट करते हैं। और प्रेफरेंस मालिक की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि प्रेफरेंस वाले रिस्क नहीं लेते। इनका डिविडेंड क्या होता है? फिक्स्ड। ऑर्डिनरी का डिविडेंड क्या होता है? वेरिएबल, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। तो एंटाइटल्ड टू रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि पहले किसको पे किया जाएगा? प्रेफरेंस को। जो सबसे एंड में आगे बच जाएगा वो हम किसको दे देते हैं? ऑर्डिनरी को दे देते हैं। और ये ऑर्डिनरी से पहले, तभी तो ये प्रेफर्ड है, इनको ज़्यादा इज्जत मिलती है, तो ये उससे पहले इनको पे कर दिया जाता है। और ये नॉर्मली क्या होती है? फिक्स्ड। अच्छा, अगर वाइंडिंग अप हो जाए, कंपनी बंद हो रही हो, तो इनको पैसे कब मिलेंगे? रिसीव पेमेंट आफ्टर पेइंग नॉमिनल वैल्यू टू द प्रेफरेंस, यानी कि डिविडेंड भी एंड में मिलेगा और वाइंडिंग अप जब होगी तो भी जो बच जाएगा वो आपको मिलेगा, जो बच जाएगा वो आपको मिल जाएगा। मगर प्रेफरेंस के केस में इनको उनसे पहले का राइट मिलेगा, इनसे पहले का राइट मिलेगा। आप लोगों ने BIA पढ़ लिया हुआ? नहीं पढ़ा, छोड़ दें। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? डिफरेंट क्लासेस। अगर मैं ऑर्डिनरी की बात करूं तो क्या हर ऑर्डिनरी शेयर्स के पास सेम वोटिंग राइट्स होने चाहिए? नहीं, ये फ़र्क हो सकते हैं। अगर एक कंपनी ने डिफरेंट तरह के शेयर्स रखे हुए और हर शेयर को सेग्रीगेट किया हुआ दूसरे से बेस्ड ऑन डिफरेंट वोटिंग राइट्स, भाई एक कैटेगरी है, एक शेयर है जिसमें 1 वोट इज इक्वल टू 1 वोटिंग राइट, यानी कि एक शेयर इज इक्वल टू 1 वोटिंग राइट। एक शेयर ऐसा है ऑर्डिनरी जिसमें एक शेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वोटिंग राइट, तो ये भी पॉसिबिलिटी। और कुछ में वोटिंग राइट बिल्कुल भी नहीं हो सकते, राइट्स भी बराबर नहीं है और डिफरेंट एंटाइटलमेंट्स हैं। किसी के ऊपर राइट इशू है, किसी के ऊपर बोनस मिलेगा, किसी के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा। तो डिफरेंट क्लासेस के आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो मेरे पास दो मेन कैटेगरीज आती हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। सर जी, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है, मैं इसको ज़रा डायग्राम के फॉर्म में बताता हूँ। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, सॉरी चल जा भाई। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास भी शेयर्स हैं प्रेफरेंस, बी के पास भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कंपनी को ईयर 1 में प्रॉफिट हुआ तो ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। ईयर 2 में इनको हो गया लॉस। ए अपना डिविडेंड मांगने गया, कंपनी कहती है यार नुकसान हुआ है, हम तुम्हारा डिविडेंड अपने पास संभाल लेते हैं मगर तुम्हें देंगे नहीं। हम तुम्हारा डिविडेंड अपने पास संभाल के जेब में डाल लेते हैं मगर तुम्हारे हवाले कब करेंगे? उस साल जब दोबारा क्या आ जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट आ जाएगा। तो जिस साल प्रॉफिट आएगा उस साल पिछला भी मिलेगा और उस साल का भी मिल जाएगा। ये है कम्युलेटिव, जोड़ा जा रहा, इकट्ठा किया जा रहा। और एक है मिस्टर बी, प्रॉफिट आएगा मिलेगा, लॉस आएगा तो जोड़ा भी नहीं जाएगा, संभाला भी नहीं जाएगा। वो सिर्फ किसके केस में हो रहा है? कम्युलेटिव के केस में हो रहा है। तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं कि अगर नुकसान आ गया तो उस साल का डिविडेंड गया, वो अगले साल प्रॉफिट आने के ऊपर भी नहीं मिलेगा। वो वन टाइम एक्टिविटी है प्रॉफिट तो ले लो, नहीं है तो नहीं मिलेगा। मगर कम्युलेटिव प्रॉफिट है ले लो, प्रॉफिट नहीं है तो हमारे पास रखवा दो, तुम्हारी अमानत पड़ी हुई है। जब प्रॉफिट आएगा उस साल का भी ले लेना डिविडेंड और पिछले सालों का भी ले लेना।
ये है कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। फिर एक है रिडीमेबल, जो वापस किया जा सके, और इरिडीमेबल नहीं। और एक वो प्रेफरेंस होता है जो कि कन्वर्टेबल होता है इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, आप इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद तक ओके दोस्त? अच्छा, अब इस चैप्टर की सबसे ख़ास बात ये वेरिएशन का टॉपिक। आप इस चैप्टर से कुछ भी याद ना करें, ये वेरिएशन लाजमी याद करना। इसको याद किए बिना अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये 60-70% ऑफ द टाइम्स टेस्ट हो जाता है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इसमें हो जाना है। और टिपिकल टाइप 2 सवाल आते हैं इसमें से। कहानी क्या है? कहानी ये है कि क्या वेरिएशन की जा सकती है शेयर्स के अंदर, उनके राइट्स के, यानी कि शेयर होल्डर जो राइट कैरी कर रहे हैं, क्या उन राइट्स के अंदर रद्द-बदल की जा सकती है या नहीं। पहला पॉइंट पढ़ें, क्या कह रहा है? कैन ओनली बी मेड कब? जब आप चेंज कर दें, ऑल्ट्रेशन कर दें, किस में? आर्टिकल्स में, बाय पासिंग स्पेशल। इसका मतलब है की तो जा सकती है की तो जा सकती, बट अगर ऐसी वेरिएशन कर दें जिससे उस स्पेसिफिक कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा हो, लॉ कहता है मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। सेकंड पॉइंट पढ़ें, इफ वेरिएशन अफेक्ट्स द राइट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास जिसके ऊपर हमला किया, इट कैन ओनली बी पास्ड अगर उस अफेक्टेड क्लास के 3/4 लोग उसके ऊपर एग्री हो जाएं। उस अफेक्टेड क्लास के 3/4 लोग उस पर एग्री हो जाए। बात समझ आती? दोबारा से, इफ वेरिएशन affects the rights of any particular class, it can only, मेरा फोकस ओनली पे है, only be passed if 3/4 majority of that class approves that variation। बात समझ आई? बाद में इस वेरिएशन को चैलेंज भी किया जा सकता है, इसके ऊपर रिट की जा सकती है, मगर इसका एक फिनोमेना है, कम से कम 10% शेयर होल्डिंग रखने वाले अफराद कंपनी को मिलें, कंपनी से रब्ता करें, कंपनी से कहें कि भाई जिस टाइम पे ये रेजोल्यूशन पास की जा रही थी हमें गुमराह रखा गया था, हमें ठीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो हम तो उस वक्त एग्री हो गए थे, हमें तो बाद में पता चल रहा है कि हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये आप कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30 दिनों के अंदर अंदर, वेरिएशन के 30 दिनों के अंदर अंदर कि हमें फैक्ट से महरूम रखा गया। हाँ, अगर वो फैक्ट्स हमारे सामने होते तो हम कभी भी इसको पास ना होने देते, या कोर्ट को लगे कि ये काम करना वैसे ही इनके ख़िलाफ़ है, तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता। आई रिपीट, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता। एक दफ़ा ये पूरी कहानी पढ़ लें जल्दी से, इसको जूम करना।
हाँ जी, कोई मसला? कोई परेशानी? चलूँ आगे? तो ये आपने लाजमी तैयार करना है, इसको छोड़ना नहीं। अगली बात करते हैं, ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज। ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज, ये क्लॉज बेसिकली कहाँ पे क्रिएट हुई होगी? ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज। ये कैपिटल क्लॉज एओए में है या एमओए में है? क्लॉजेस किस में बनाते हैं? मेमोरेंडम में बनाते हैं कि आर्टिकल में बनाते हैं? मेमोरेंडम में बनाते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में ऑल्टर इट्स कैपिटल क्लॉज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। इसको ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। किस क्लॉज को? कैपिटल क्लॉज को। कैसे या किस किस तरह से कर सकते हैं? इन 4 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज ही थिंक्स फिट। नंबर 2, कैंसल दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो अभी तक इशू नहीं हुआ। नंबर 3, कंसोलिडेट। नंबर 4, सब डिवाइड। सुना, अगर ये ना हिले तो एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखें, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब आप कंपनी का मेमोरेंडम बनाते हैं तो आप उसमें एक अमाउंट लिख देते हैं कि ये हमारा कैपिटल होगा इन फ्यूचर, ये हमारा कैपिटल होगा इन फ्यूचर। अब इसको लिखा कैसे जाता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर वैल्यू इज इक्वल टू टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल। अब नंबर ऑफ शेयर्स आपने फर्ज करने इशू करने हैं 1000। वैल्यू कितनी है हर शेयर की? 10 रुपये। तो कुल मिला के कितना शेयर कैपिटल हो गया आपका? 10,000। ठीक। तो क्या मैं इस 10,000 को चेंज कर सकता हूँ? यस। इसको बढ़ा सकता हूँ। मैंने बढ़ा के कर दिया 20,000। क्या चीज़ कांस्टेंट है? 10। किसको बदलना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स को। आप कितने हो जाएंगे? ये 2000। कितने हो जाएंगे? 2000। तो आप इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय एनी अमाउंट इफ द कंपनी थिंक्स का ये हो सकता है। तो वंस इट इज़ रिटन इन एमओए आप उसको सब्सिक्वेंटली ऑल्टर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सेकंड केस, कैंसल दैट पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन पेड टिल डेट। आपने कहा था कि हम 1000 शेयर्स इशू करेंगे, अभी तक आपने 600 इशू किए हैं, 400 सब्सक्राइब नहीं हो रहे, तो आप ये 400 को क्लॉ बैक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो अब 1000 की जगह पे क्या लिखा आ जाएगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 10। अब कितना हो गया? 6000। तो 10,000 से 20 भी कर सकते हैं और 10,000 से 6 भी कर सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं और दोस्त कम भी कर सकते हैं। इंक्रीज एंड कैंसल। अच्छा, अब अगले दो, कंसोलिडेट एंड सब डिवाइड। आपने कहा है 1000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से कितना बन गया? 10,000। कंसोलिडेट, शेयर्स को जोड़ देना, 2 शेयर को मिला के 1 बना देना। तो ये 10,000 शेयर्स हैं। मैं कहता हूँ कि ये मैं अगर जोड़ूंगा तो ये रह जाएंगे 500 शेयर्स। 1000 का कितना हो गया? 500। बट जब ये 1000 का 500 किया तो ये 10 की वैल्यू अब 10 नहीं रहेगी, ये 20 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, मगर शेयर्स क्या हो गए हैं? कंसोलिडेट हो गए, इकट्ठे हो गए हैं, जुड़ गए हैं, जिसकी वैल्यू डबल हो गई है। अब 10 से वैल्यू कितनी हो गई है? 20। और इसका रिवर्स कर लूँगा तो ये सब डिवाइड हो जाएगा।
सब डिवाइड में ये होगा कि अब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये का नहीं है, 5 रुपये का। अगर 5 का है और आंसर क्या आना है मेरा 10,000, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने पड़ेंगे? 20,000। ये है सब डिवाइड। आपने शेयर्स को बहा दिया है, तोड़ दिया, बिखेर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा दिया। तो कंसोलिडेट में नंबर ऑफ शेयर्स को कम करके वैल्यू बढ़ानी है, सब डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर्स को फैला के वैल्यू कम करनी है। तो टेक्निकली जब आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करते हैं, इसका फ़र्क आता है शेयर कैपिटल की अमाउंट पे। वो 10,000 से 20,000 हुई थी या 10,000 से 6,000 हुई थी, उसका फ़र्क राइट साइड पे आया था, लेफ़्ट साइड चेंज नहीं हुई थी। बट जो बाकी दो हैं कंसोलिडेट और सब डिवाइड, इसमें राइट साइड फिक्स रहेगी, चेंज किस पे आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स पे, वो कम ज़्यादा होंगे, और बैलेंसिंग इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? वैल्यू पे। इसका बैलेंसिंग इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? वैल्यू। शेयर हाँ वो फिक्स रहेगा, वो फिक्स रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। याद है? ओके दोस्त, ओके, पक्की बात है। अच्छा जी, अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इस चैप्टर की अगली कहानी है। टेक्निकली इस चैप्टर में दो बातें हैं। आईकैप ने जब ये किताब को चेंज किया था, जब ये मिक्स किया, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहीं और से उठा के यहाँ पे फेंक दिया। पहले इसका एक पूरा चैप्टर हुआ करता था, बट अब सिर्फ काम के बाद यहाँ पे रख दी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? क्या होता है प्रोस्पेक्टस? क्या होता है? कंपनी अट्रैक्ट करती है शेयर होल्डर्स को, जो कि फ्यूचर में बन सकते हैं, इन्वेस्टर्स को, कुछ रंगीन तस्वीरें दिखा के, अपने बारे में बता के कि हम लोग कौन हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, हमारी टीम कौन सी है, हमारे डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, हमारा स्टार्टअप कहाँ पे चल रहा है, हमारे पास मशीनरी कौन सी है। इट इज़ एज इक्वल एज एक कॉलेज अपने बच्चों को घेरने के लिए जो ब्रोशर शेयर करता है। इट इज़ कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ पब्लिक कंपनी। अच्छा, ये प्राइवेट क्यों नहीं कर सकती? उसने तो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करना ना। टू इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब, खरीदे इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। इट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द कंपनी, उसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। इट हेल्प्स द पोटेंशियल, जो अभी बना नहीं है, बन सकते हैं, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, कि कंपनी किस तरह की होगी। ये तीन बातें क्लियर हैं? अच्छा, चौथी, बिफोर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस अ कंपनी मस्ट फाइल अ साइंड कॉपी टू द रजिस्ट्रार। कहना ये चाहता है कि आप इससे पहले अपना प्रोस्पेक्टस को पब्लिकली अवेलेबल करें। किससे साइन ले लें? रजिस्ट्रार से, और साथ बाय ऑल करंट एंड प्रपोज्ड। फिर अगर आपने प्रोस्पेक्टस जस्ट इशू नहीं करना, तो आप दूसरी स्टेटमेंट कौन सी इशू कर सकते हैं? साइलोब, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ें जरा। इफ अ पब्लिक कंपनी डज नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस, इट मस्ट सबमिट अ साइलोब, normally used when shares of the public company are not being offered to general public। तो अगर जनरल पब्लिक को करना है तो प्रोस्पेक्टस कर दें। अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है, स्पेसिफिक लोगों के पास जाके उनसे सवाल जवाब करने हैं, उनको अगर आपने बेचना है अपना आप, तो आप क्या इशू कर सकते हैं? साइलोब। ये सिमिलर है मगर लेस डिटेल्ड। तो अगर जनरल पब्लिक है प्रोस्पेक्टस, जनरल पब्लिक नहीं है तो साइलोब। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है तो साइलोब। फिर एक कहानी शुरू होती है, कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया कि बिजनेस को कमेंस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से
कंडीशंस हैं, हमने कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा करना है, जिनके बिना हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। पहला पॉइंट पढ़ें। पहला पॉइंट बेसिकली एक्सेप्शन दे रहा है कि कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि बिजनेस को कमेंस कर सकती हैं विदाउट परमिशन। प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन कमेंस देयर बिजनेस एंड एक्सरसाइज इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि बनने के फौरी बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, कारोबार शुरू कर सकती हैं। उनको वेट नहीं करना। किन दो को वेट नहीं करना? प्राइवेट को वेट नहीं करना और गारंटी लिमिटेड को वेट नहीं करना। जो दूसरी कंपनियां हैं, जो बाकी बच गई कंपनियां, वो पहले ये शर्तें पूरी करेंगी। पहली शर्त, शेयर्स जो आपने इशू किए हैं वो कैश में इशू होने चाहिए, अदर देन कैश इशू नहीं माना जाएगा। हर डायरेक्टर ने कंपनी को पैसा पे करना है अगर उसने कोई शेयर्स वगैरह भी लिए हैं। कोई पेएबल्स, कोई रिफंड नहीं होने चाहिए। आपने रजिस्ट्रार के पास एक ड्यूली डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाया हो, साइंड बाय द CEO, डायरेक्टर, सेक्रेटरी। कंपनी ने या प्रोस्पेक्टस फाइल किया हो या साइलोब फाइल किया हो। रजिस्ट्रार हैज़ इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये शर्तें आ जाती हैं सवाल में, अक्सर औकात वो पूछ लेता है ये शर्तें, तो ये पता होनी चाहिए। रजिस्ट्रार आफ्टर मेकिंग सम इंक्वायरीज कबूल कर लेगा। रजिस्ट्रार शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस लेगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले पहले बनाए जाएंगे वो सारे के सारे प्रोविजनल बेसिस पे होंगे। ये कौन सी बेसिस होती है? फर्जी, जिसमें अभी तक पुख्तगी नहीं। फिर नीचे एक डेफिनेशन दी हुई किसकी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये आपने याद कर लेनी है। मीन्स द अमाउंट इफ एनी फिक्स्ड बाय मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अपॉन विच डायरेक्टर्स में प्रोसीड टू अलॉटमेंट। इफ नो अमाउंट इज फिक्स्ड, तो जितना भी पूरा का पूरा शेयर कैपिटल था वो आपकी क्या बन जाएगी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि इतना पैसा कम से कम आना चाहिए तब आप काम शुरू कर सकते हैं, अगर फिक्स किया हुआ है। नहीं फिक्स किया हुआ तो द होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल उसके अंदर शामिल हो जाएगा। सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 5। ठीक है, मेरा ख्याल से यहीं तक रखते हैं, जुम्मा है, ठीक है। तो अब कल का टारगेट हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो कल उसको मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। कल मिलते हैं।